नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। स्मॉल कैप फंड में लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है और ऐसा एम्फी के अप्रैल के निवेश के आंकड़ों से मालूम चलता है। जहां लार्ज कैप में कम निवेश आया है, वहीं स्मॉल और मिड कैप में लोगों ने अच्छे पैसे लगाए हैं। आज समझेंगे क्या है इसकी बड़ी वजह। डेट फंड में भी अच्छा खासा निवेश आया है, क्या है इसकी अहमियत। समझाने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड में म्यूचुअल फंड के हेड श्वेता रज्जानी हैं, उनसे करेंगे खास चर्चा। और साथ ही हमारे साथ अनिल चोपड़ा हैं, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग बजाज कैपिटल। अनिल जी और श्वेता, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हमेशा जो एम्फी का डेटा होता है वो एक तस्वीर पेश करता है कि निवेश का ट्रेंड क्या कह रहा है। पिछले काफी समय से हमने पॉजिटिव निवेश खासतौर पर इक्विटी बाजार में देखा, इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखा, लेकिन इस बार कुछ सुस्त आंकड़े हमें देखने को मिले हैं, खासतौर पर अप्रैल के जो एम्फी ने पेश किए हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में खासतौर पर जो निवेश है वो 68% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटा है, मतलब मार्च के मुकाबले इस बार कम निवेश हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर हम कैटेगरी वाइज समझें तो स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छा निवेश आया है इस महीने बाकी सारी कैटेगरीज के मुकाबले। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डेटा को समझना चाहूंगी, इसलिए श्वेता आपके पास मैं आ रही हूं। ये जो आंकड़े हैं इनको कैसे समझा जाए? मतलब मार्च में जो हमने देखा था और पिछले कई महीनों से, मार्च से पहले भी इक्विटी में काफी अच्छा निवेश हमने देखा, पर अप्रैल में आके जो इसकी सुस्त चाल देखने को मिली है, क्या बड़ी वजह हो सकती है इसकी? स्वाति, सबसे पहली बात तो अगर मैं पिछले 3 साल का ट्रेंड देखूं, ना कि पिछले कुछ महीनों का, तो हर बार आप देखोगे कि मार्च अच्छा महीना रहता है अप्रैल के कंपैरिजन में। तो मार्च में आप देखोगे 35,000 करोड़, 38,000 करोड़ ऐसा आता है, और अप्रैल में आके थोड़ा सा नंबर आपके कम हो जाते हैं। सो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है जो हम इस बार भी देख रहे हैं। पिछले 3 साल से अगर आप देख लेना, FY21, 22, 23, ये इसी तरह का ट्रेंड देखा गया है। और दूसरी बात ये भी है कि आपका अभी जो हम मैक्रो इकोनॉमी बोलेंगे, उस हिसाब से देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमी ठीक चल रही है। आपके FII फ्लोज काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और डोमेस्टिक काफी टाइम तक स्ट्रॉन्ग रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड फ्लोज, तो एक महीने अगर वो कम हुई है, उसका ये मतलब नहीं कि आगे जाके भी हम एक सुस्त बिहेवियर देखेंगे। मुझे नहीं लगता वो होगा। जैसे जैसे आपकी कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट्स देते जाएंगे, आपकी फर्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट आएगी, FII फ्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं वापस, आप जैसे वो बिहेवियर देखोगे, वैल्यूएशन मार्केट की बहुत ही ठीक चल रही है। इस फेयर वैल्यू जिसे हम बोलते हैं वो है। आप देखोगे इन्वेस्टर्स इक्विटी में फ्लोज मंथ ऑन मंथ वो बढ़ते जाएंगे आगे जाके। ओके, तो जैसा आपने बताया श्वेता कि ये एक ट्रेंड पिछले 3 साल का है कि मार्च में जो अच्छे आंकड़े आते हैं उसमें थोड़ी सुस्ती हम नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में देखते हैं। अनिल जी, ये जो हमने आंकड़े देखे, समझना चाहेंगे कि हमने साल की शुरुआत से ही बाजार काफी वॉलेटाइल देखे हैं, उतार चढ़ाव काफी ज्यादा है। इस बार जो हम देख पा रहे हैं अप्रैल के आंकड़ों में कि लोगों ने स्मॉल कैप में अच्छा निवेश किया है, मिड कैप में अच्छा निवेश हुआ है, और ये कमोबेश हमने दोनों पिछले महीने भी और इस महीने भी ऐसा ही कुछ ट्रेंड देखा। लेकिन उसके मुकाबले लार्ज कैप का जो निवेश है वो काफी ज्यादा कम हुआ है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। मतलब स्मॉल कैप मिड कैप में तो लोगों ने निवेश जारी रखा, लेकिन लार्ज कैप में थोड़ा कम लोगों का रुझान बढ़ा है। ताजा बाजार के इस स्थिति को समझते हुए इस ट्रेंड को हम कैसे समझें? देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं कि अप्रैल के मंथ में अगर हम टोटल इक्विटी में जो फ्रेश पैसा आया है उसको अगर हम कंपेयर करें मार्च से, तो वो कम आया है। एक तो उसकी वजह जान लेते हैं। उसकी वजह, एक बड़ी वजह ये है कि अप्रैल के मंथ में हमारी मार्केट्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। जो हमारे इंडेक्सेस हैं, जो चाहे वो निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, वो तकरीबन 4 से 5% चढ़े 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो जो भारतीय निवेशक है वो बहुत ही मेच्योर हो गया है
और जब भी ऐसे मार्केट में तेजी आती है तो वो थोड़ा अपना हाथ रोक लेते हैं और वो ऐसे टाइम का वेट करते हैं कि जब मार्केट में थोड़ी करेक्शन आती है तब वो ज्यादा निवेश करते हैं। तो आप हमेशा ही देखेंगे कि जिस महीने मार्केट में ऊंचाई देखने को मिलती है या इंप्रूवमेंट आती है या इंडेक्सेस ग्रो करते हैं, जैसे इस महीने 5% एक महीने में ही, तो उस महीने जो निवेशक हैं वो अपनी हाथ खींच लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कम कर लेते हैं। एक तो ये बड़ी वजह होगी कि ओवरऑल इक्विटी में जो निवेश कम हुआ है। अब दूसरा आपका प्रश्न है कि भाई स्मॉल कैप में ज्यादा आया, उससे थोड़ा कम मिड कैप में आया और लार्ज कैप में कम आया। तो उसकी भी एक वजह यह है कि जो लोग नए निवेशक हैं जो कि सिप के जरिए एंट्री करते हैं मार्केट में, वो क्योंकि उनमें मेच्योरिटी की थोड़ी कमी होती है, वो पुरानी रिटर्न्स देख के अपना डिसीजन लेते हैं। तो अगर हम पुरानी रिटर्न्स पे निगाह डालें तो डेफिनेटली जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनकी रिटर्न हमें बेहतर नजर आती है, क्योंकि वो हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उसके चलते जो है जो नए निवेशक हैं वो ज्यादातर अपना पैसा शुरुआत में ही स्मॉल कैप में डाल के करते हैं। और दूसरा ये है कि जो रैली आई है हमारी मार्केट में अप्रैल के मंथ में, वो ब्रॉड बेस्ड है। ब्रॉड बेस्ड मतलब कि उसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े शेयर ही चढ़े हैं या मिड कैप शेयर ही चढ़े हैं, जो बहुत सारे छोटे छोटे जो कंपनीज थी उनमें भी काफी हलचल देखी गई, उनमें भी काफी बढ़ोतरी देखी गई। उसके चलते स्मॉल कैप फंड्स की जो पुराने चल रहे थे उसकी रिटर्न भी इंप्रूव हुई। उसको देखा देखी जो नए निवेशक थे उन्होंने भी ज्यादा निवेश किया स्मॉल कैप फंड्स में। लेकिन स्वाति, हम एक चीज हमेशा से कहते आए हैं कि एज ए फाइनेंशियल प्लानर हमारी सलाह ये रहती है कि आपको स्मॉल कैप में कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए और अपने कुल इक्विटी पोर्टफोलियो का 20% से ज्यादा जो है वो स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे कोई गलती कर रहा है तो हम यहाँ पे थोड़ा उसको कॉशन करेंगे, थोड़ा आगाह करेंगे कि भाई बहुत ज्यादा ये नहीं कि आपने 10,000 रुपए की महीने की सिर्फ स्टार्ट करी और पूरी की पूरी स्मॉल कैप में स्टार्ट कर दी ये देख के कि पिछले कुछ महीनों से उसमें रिटर्न अच्छी आ रही है, क्योंकि वो हाई रिस्क हाई रिटर्न है और आगे चल के आपको उसमें थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो बेहतर ये होगा कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाएं, और वो होना ऐसे चाहिए कि 40% लार्ज कैप और 40% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप। तो ये एक हमारी सलाह रहती है। लेकिन कुछ लोग जो नए निवेशक हैं, जो यंग जनरेशन है, जो DIY है, जो खुद इस अपना डिसीजन लेते हैं और ज्यादातर वो बैक व्यू मिरर में देख के कि पीछे किसकी रिटर्न अच्छी आई है उसके चलते डिसीजन लेते हैं। उसी अनिल जी, आपने सही बोला। आजकल क्योंकि DIY निवेशकों का जमाना हो गया, जैसे आपने बताया, ऐप देख लिया और देख लिया कि टॉप परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं और पिछले रिटर्न के हिसाब से के आधार पर कई जो निवेशक है अपने जो डिसीजन है वो रखते हैं, और जो ट्रेंड भी है उनको लगता है कि ट्रेंड चल रहा है स्मॉल कैप में निवेश का, तो क्यों ना यहीं पर निवेश किया जाए। और आपने बिल्कुल सही बोला, एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन यहाँ पर होना जरूरी है। श्वेता, इनफैक्ट अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, पर जो आंकड़े भी कहते हैं आप उसमें ऐड कर सकती हैं, पिछले 5 साल में स्मॉल कैप का जो मार्केट कैप है वो हमने दुगना होता हुआ देखा है। कई नई कंपनियां जो हैं वो जो उनमें इजाफा भी हुआ है टोटल इस पूरे इस वर्ल्ड में, स्मॉल कैप के वर्ल्ड में। तो ये इन कैटेगरी इन इटसेल्फ स्मॉल कैप पिछले 5 साल में काफी फ्लरिश हुई है, ऐसा भी हम मान सकते हैं? जी स्वाति, आपने एकदम सही बात बोली कि पिछले 5 साल में अगर हम इंडिया का मार्केट कैप देख ले तो हम एक बोलेंगे 140 लाख करोड़, 140 लाख करोड़ से बढ़कर आप करीबन 290 लाख करोड़ के मार्केट कैप में पहुंच गए हो। आज आपके पास 5,000 कंपनियां हैं, जिसमें से सेबी बोलता है आपकी जो सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप हैं। उसके बाद जो 150 कंपनियां आती हैं उनको आप मिड कैप बोलते हैं, और उनके नीचे जितनी भी कंपनियां हैं उनको आप स्मॉल कैप डिफाइन करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन, जैसे आपने कहा, 5 साल पहले 8,000 करोड़ के नीचे की अगर कोई कंपनी होती थी उसे हम स्मॉल कैप कहते थे। आज के दिन पे 16,500 के नीचे के मार्केट कैप की कोई कंपनी है, कोई साइज की कंपनी है, उसको आप स्मॉल कैप बोलते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका एक स्मॉल कैप का डेफिनेशन बदल गया है। आज हम 500 करोड़ की कंपनी को भी स्मॉल कैप बोल रहे हैं, 15,000 करोड़ की कंपनी को भी स्मॉल कैप बोल रहे हैं। अब अगर मैं इसमें एक कट ऑफ लगा दूं कि 3,000 के ऊपर की साइज की कंपनी एक डिसेंट साइज कंपनी है, तो उस स्पेस में 3,000 से 16,000 करोड़ के बीच में आपके पास करीबन 400 कंपनियां हैं। तो बात यह है कि एक फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो स्मॉल कैप में आपके पास 400 कंपनियां जो रीजनेबल साइज की है, मिड कैप में 150 कंपनियां, स्मॉल कैप में 100 कंपनियां।
तो फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। ये दिख रहा है कि जब आप स्मॉल कैप बोल रहे हो तो आप एकदम छोटी कंपनी में नहीं डाल रहे हो। सो ये एक माइंडसेट चेंज है। इस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि स्मॉल कैप आज उतना रिस्की नहीं है जितना 5 साल पहले होता था। आपकी लिक्विडिटी रिस्क उतनी नहीं है जो 5 साल पहले होती थी। आपके फंड मैनेजर्स बहुत छोटी साइज की कंपनियों में नहीं इन्वेस्ट कर रहे। दूसरी एक चीज स्वाति, एक तो बात हो गई पास्ट रिटर्न की जो अनिल जी ने बताई। दूसरा, अगर आप देखें आज से 1 साल तक आपकी वैल्यूएशन जो स्मॉल कैप की है वो लार्ज कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में रिलेटिवली डिस्काउंट पे है। दूसरा, आप जो कंपनीज की प्रॉफिट की एक एस्टिमेशन करते हैं तो लार्ज कैप कंपनियों की प्रॉफिट की बढ़त आप 12 से 15% की एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन स्मॉल कैप जो इस साल प्रॉफिट इतना नहीं आया है वहां पे 25 से 30% की एक्सपेक्टेशन की बात चल रही है मार्केट में। तो वो भी एक बात है कि अगर आप आज डाल रहे हैं स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं तो वहां की रिटर्न की क्षमता थोड़ी लार्ज कैप कैटेगरी से ज्यादा रही है। तो इस कारण हम देख रहे हैं कि फ्लोज स्मॉल कैप में ज्यादा जा रहे हैं। पिछले महीने में अगर मैं आपको एक और डेटा पॉइंट बताऊं तो करीबन इक्विटी में जी। हम ग्रॉस फ्लोज तो देख रहे हैं, नए फोलियोज करीबन 2 लाख नए फोलियोज स्मॉल कैप कैटेगरी में क्रिएट हुए हैं। जो ओवरऑल इक्विटी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो करीबन 5 लाख या 4,70,000 फोलियोज क्रिएट हुए, जिसमें से 2.25 लाख स्मॉल कैप कैटेगरी में क्रिएट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्मॉल कैप एक्चुअली पिछले काफी समय से एक प्रॉमिसिंग कैटेगरी बनकर उभरी है। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे तीनों कैप्स का प्रदर्शन एक बार फिर से चले, उसके बेसिस पर अनिल जी हम देख पा रहे हैं, अगर हम 1 साल में ही प्रदर्शन देखें, पिछला प्रदर्शन की हम बात करें इक्विटी फंड के प्रदर्शन की, लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप ये दो ऐसी कैटेगरीज रही हैं जिसने 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप की हमने चर्चा की और उससे भी 1% ज्यादा लगभग पिछले 1 साल में मिड कैप फंड्स ने अच्छा किया है, और वहीं पे 3 साल में और आगे 5 साल में लगभग वो लार्ज कैप के मुकाबले तो कम से कम ज्यादा ही हम देख पा रहे हैं। तो ये मिड कैप का जो एक रोल है किसी के पोर्टफोलियो में, और जो हमने देखा भी आम्फी के डेटा में कि मिड कैप में भी अच्छा एक निवेश आया है लार्ज कैप के मुकाबले, तो मिड कैप का एक एलोकेशन एक पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए सर? हाँ देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, मैं रिपीट करता हूँ कि हर एक इंसान को पहले तो है कि म्यूचुअल फंड सिप के जरिए में निवेश करना चाहिए इक्विटी मार्केट्स में बजाय लमसम के। और जो भी अमाउंट आपने सिप में हर महीने लगाना है, फॉर एग्जांपल अगर 10,000 रुपए लगाना है तो उसको 5 सिपों में डिवाइड करना चाहिए, 2-2 हजार रुपए की। अगर आपने 25,000 लगाना है तो 5-5 हजार रुपए की 5 सिपें। और ये जो 5 सिपें हैं ये आपको ऐसे चुननी चाहिए कि 2 सिपें हों आपकी लार्ज कैप फंड्स, जैसे कि बताया कि भाई पहली जो टॉप की 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप में आ जाती हैं, तो 2 सिपें उसमें होनी चाहिए। तीसरी शिप जो है वो आपकी मिड कैप फंड में होनी चाहिए जो अगली 150 कंपनियां हैं। जो चौथी शिप है आपकी वो एक नई कैटेगरी बहुत ही पॉपुलर हो गई है जिसको हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बोलते हैं, जिसमें फंड मैनेजर खुद ही शिफ्ट कर सकता है लार्ज से मिड में, मिड से स्मॉल्स में, वाइस वर्सा, उसमें होना चाहिए। और जो 5वीं शिप है आपकी वो स्मॉल कैप में जा सकती है, या फिर उसको आप जो है इंडेक्स फंड में या और भी जो कैटेगरीज है उसमें डाल सकते हैं। तो ऐसे करके एज ए फाइनेंशियल प्लानर हम अपने क्लाइंट्स को ही सलाह देते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, 5 सिपों में डिवाइड करें, 2 अच्छे लार्ज कैप फंड चुनें, एक तीसरा मिड कैप हो, चौथा जो है वो फ्लेक्सी कैप हो, और 5वां जो है वो स्मॉल कैप हो सकता है। इसी बेसिस पे हमने बोला कि टोटल पोर्टफोलियो का 20% से ज्यादा आपका स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं स्वाति एक चीज बताना चाहूंगा कि टोटल हमारे म्यूचुअल फंड में अभी 41.5 लाख करोड़ रुपया लोगों का जमा है, और इसमें से जो इक्विटी का है वो तकरीबन 15.5 लाख करोड़ है, और उसमें से जो स्मॉल कैप है वो 10% भी नहीं है, अभी 1,28,000 करोड़ है। जबकि जो मिड कैप है वो थोड़ा ज्यादा है, 1,35,000 करोड़, और जो लार्ज कैप है और भी ज्यादा है, 2.5 लाख करोड़। तो उसके हिसाब से जो मैच्योर्ड इन्वेस्टर हैं वो तो बांट के ही पैसा लगाते हैं, लेकिन जो नए निवेशक हैं और जिनको होता है कि भाई जल्दी से हम अमीर हो जाएं और झट से हमारे पैसे बढ़ जाएं, तो वो लोग कुछ ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं स्मॉल कैप में। उसी के चलते ही स्मॉल कैप में कंसंट्रेशन और अमाउंट भी ज्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर आप देखते हैं तो थोड़ा अगर अपने आप को पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर
अपने आप को बांध के चलें कि 20% से ज्यादा ना डालें स्मॉल कैप में, लंबे पीरियड के लिए वही बेहतर रहेगा। और मिड कैप भी जो है, आज की जो मिड कैप है वो कल को लार्ज कैप बनेगी। तो ये भी हमने बहुत देखा है कि कई कंपनियां बड़ी जल्दी से तरक्की करती हैं और वो शिफ्ट हो जाती हैं मिड कैप से लार्ज कैप में, और ऐसे ही कुछ कंपनियां स्लिप होकर नीचे भी आ जाती हैं, लार्ज कैप से मिड कैप भी बन जाती हैं। तो तीनों कैटेगरीज की अपनी अपनी जगह होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और जैसे हमने बताया उसके अनुपात अनुपात के हिसाब से अगर आप बनाकर रखेंगे तो आपकी रिटर्न ऑप्टिमम आएगी। सबसे बेस्ट नहीं आएगी लेकिन ऑप्टिमम आएगी। बिल्कुल। तो ये रही बात इक्विटी कैटेगरी की, जहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप में एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन संतुलन बनाना अपने पोर्टफोलियो में बेहद जरूरी है। वक्त एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे डेट म्यूचुअल फंड का क्या हाल रहा। बने रहिए हमारे साथ। वाह डॉक्टर साहब, आप तो जीनियस हो। अच्छा, शेयर कौन सा लूं? सही सवाल, गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। व रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। मनी गुरु में आज हमारे साथ है बजाज कैपिटल से अनिल चोपड़ा और आनंद राठी वेल्थ से श्वेता रजानी से खास चर्चा हम कर रहे हैं। एम्फी के जो अप्रैल के आंकड़े हमारे सामने हैं 2023 के, वो कहते हैं कि इक्विटी में कुछ सुस्त निवेश है, पर डेट में जो निवेश है वो चुस्त हमें नजर आया है। और इनफैक्ट मार्च के आंकड़ों के मुकाबले अगर देखा जाए तो इसमें एक अच्छी वृद्धि ही हमें देखने को मिली है। श्वेता, इनफैक्ट जब एलटीसीजी के नए रूल अप्रैल से लागू हुए तो ऐसा एम्फी से भी हमने पूछा था कि क्या इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है डेट निवेश पर, क्योंकि एलटीसीजी बेनिफिट खत्म हो गए। क्या लोग डेट में अब उतने उत्साह से पैसे डालेंगे जितना डालते आए थे? लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि लोगों ने जो भरोसा है वो बरकरार रखा है, उनको इससे ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। तो जो डेट में जो ये आंकड़े हमें आए हैं 1,07,000 करोड़ का जो निवेश आया है और पिछले महीने के मुकाबले ज्यादा आया है, क्या वजह आपको लग रही है डेट में ज्यादा निवेश की? जी स्वाति, तो अगर आप ओवरऑल तरीके से देखें सारी कैटेगरी को मिला के तो आंकड़े बहुत अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको ध्यान से एक एक कैटेगरी को अलग करके देखें तो आप एक चीज देखेंगे कि जो ज्यादा पैसे आपके गए हैं, जो ज्यादा निवेश हुआ है, वो आपकी जो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी है, जिसको हम बोल देते हैं लिक्विड, ओवरनाइट, लो ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, ये 5 कैटेगरी आप मिला के देखें, सबसे ज्यादा पैसा 70 से 80% पैसा इन कैटेगरी में गया है। और जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी होती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड, क्रेडिट रिस्क, बैंकिंग एमपीएसयू, गिल्ड फंड, उन कैटेगरीज में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटे निवेश हुए हैं 500 करोड़, 800 करोड़, उस तरह का। तो इसका मतलब क्या? इससे 3 चीजें निकल के आती है मेरे हिसाब से। पहला तो ये कि आपका जो लिक्विड या शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी में पैसा जा रहा है वो आपने शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए रखा है। तो काफी हद तक ये हो सकता है कि ये पैसा इक्विटी में जाएगा आगे कुछ मंथ्स में, तो एचटीपी में जाना है, इस हिसाब से आपने इसको शॉर्ट ड्यूरेशन में पार्क कर रखा है। दूसरा, निवेशक कहीं ना कहीं एक वेट एंड वॉच मोड में है। वो जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या इनोवेशन करेंगे नए टैक्स रूल के बाद। क्या कहीं कुछ हाइब्रिड कैटेगरी आएगी, कुछ मल्टी एसेट एलोकेशन मिक्स करेंगे वो डेट स्कीम्स में, उसके बाद वो निवेश करेंगे। तीसरी एक चीज अगर आप देखेंगे तो ब्याज दरें एक तरह से पीक हो गई है।
तो उस हिसाब से भी इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच मोड में है और शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी में अभी उन्होंने निवेश किया है। वो एक तरह की साइन के लिए वेट कर रहे हैं कि क्या यहाँ से ब्याज दरें घट सकती है, आरबीआई क्या एक्शन लेगी। तो उस हिसाब से अगर हम उसको ब्रेकअप करके देखें तो मार्च के महीने में आपने ज्यादा करके निवेश देखा था कॉर्पोरेट बॉन्ड, गिल्ड और वो कैटेगरीज में जो आप 3 साल से ऊपर रखते हैं। तो टैक्स रूल चेंज हो रहा था, इसीलिए ज्यादा पैसे वहां इन्वेस्ट हुए थे। अप्रैल में जो पैसे इन्वेस्ट हुए वो ज्यादा करके आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी में हुए। बिल्कुल। अनिल जी, यही बात समझना जरूरी है कि जैसा श्वेता ने जिक्र किया कि ब्याज दरें ऑलमोस्ट पीक आउट हो गई हैं। पिछले आरबीआई पॉलिसी में तो स्टेटस को बरकरार रखा गया था, कोई बदलाव नहीं ब्याज दर में किया गया था, लेकिन इंडिकेशन जरूर थी कि एक अदद ब्याज दरों की बढ़ोतरी जरूर की जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए अभी डेट में आपको क्या लगता है कितने टाइम के लिए पैसे डालने चाहिए डेट फंड में? जैसे श्वेता ने बताया कि उसमें तरह तरह की कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाली हैं, जैसे लिक्विड हो गई या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हो गई या ओवरनाइट हो गई वगैरह वगैरह। इनमें तो वही पैसा जाता है जो आपके पास 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा है, 15 दिन के लिए सरप्लस है, 2 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए है। इसलिए जो आपने शुरू में एक रिमार्क दिया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो रूल चेंज हुए हैं उसका इनसे कोई लेने देने नहीं है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो तो उनके लिए है जो डेट फंड में निवेश करते हैं ये सोच के कि वो 3, 4, 5 साल वहां रखेंगे और 3 साल के बाद रखेंगे, तभी उनको जाके वो मिलता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट। तो इसके चलते ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के तो फंड्स को तो कोई फर्क पड़ा नहीं। दूसरी बात ये कि जो जैसे आपने भी बोला कि जो आरबीआई की लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें उन्होंने जो ठहराव लाए हैं वो एक इंटरेस्ट रेट्स में, रेपो रेट को जो उन्होंने सेम रखा उसको फर्दर बढ़ाया नहीं, उससे एक बहुत अच्छा एक इशारा मिला, एक डायरेक्शन मिली मार्केट को कि अब शायद इंटरेस्ट रेट्स पीक हो गए हैं और यहाँ से शायद थोड़ा थोड़ा नीचे जाना शुरू हो और फिर जो है इन डेट फंड्स में बाहर आएगी, यहाँ की रिटर्न्स इंप्रूव होंगी। उसी के चलते हमने देखा कि बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे आके पार्क हुआ कि अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट्स जो अभी यील्ड भी अच्छी है और अगर आगे से यहाँ से गिरते हैं तो वहां मुनाफा होगा। एक और बड़ी वजह यह है डेट फंड्स में पैसे ज्यादा आने की कि हमने देखा है कि हर एक मार्च में काफी पैसा निकलता है डेट फंड्स में और वो बैंक एफडी में जाता है, क्योंकि कुछ कॉर्पोरेट्स की कुछ रहती है, उनकी कुछ कमिटमेंट रहती है अपने बैंक्स के साथ उनको एफडी में डालने की, शॉर्ट टर्म एफडी में, और जैसे ही वो 31 मार्च निकलती है तो वो वहां से निकाल के वापस फिर डालते हैं उसको लिक्विड फंड्स में, क्योंकि लिक्विड फंड्स में और ये जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स हैं इनकी जो रिटर्न है वो सेविंग बैंक से भी अच्छी है। अभी दिखाया था चार्ट आपने, 5 से 6% तक रिटर्न आ रही है, 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी रिटर्न्स हैं अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी वजह रही जिसकी वजह से डेट फंड्स में हमने देखा कि अच्छा खासा इजाफा हुआ अप्रैल के मंथ में, और आगे चलते हुए भी हमें ऐसी उम्मीद है कि जो भी शॉर्ट टर्म पैसा है 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, वो लोग प्रेफर करेंगे डेट फंड्स में रखना बजाय इसके कि वो एफडी में जाएं, जहां पे टैक्स तो सेम है लेकिन इंटरेस्ट रेट अगर गिरता है तो डेट फंड्स को उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। राइट सर। और अंत में एसआईपी की भी बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा डोमेन रहा है, एक ऐसा फील्ड रहा है जहां पर हमने बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखा, इनफैक्ट पॉजिटिव ही देखा है। मामूली गिरावट जरूर है लेकिन एसआईपी पर भरोसा लगातार निवेशकों का बरकरार है। श्वेता, मतलब ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि चाहे बाजार कैसा भी क्यों ना हो, लोग एसआईपी पर से अपना भरोसा नहीं हटा रहे हैं। जी बिल्कुल स्वाति, ये एक तरह की निवेशक की मैच्योरिटी भी बता रहा है कि वो एक डिसिप्लिन तरीके से हर महीने निवेश कर रहा है इक्विटी में और उसे नहीं बॉदर हो रहा कि मार्केट लेवल कहाँ है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, एसआईपी का हर ब्रॉडली देखें तो हर महीने वो बढ़ते ही जा रहे हैं फ्लोज। इससे थोड़े टाइम पहले मैं एक डेटा देख रही थी, वो ये भी बता रहा है आपकी जो यंग जनरेशन है वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रही है शुरुआत से। तो एक जो पहले इन्वेस्टर का माइंडसेट रहता था कि हम एफडी में डालें, डेट में निवेश करें, वो बदल रहा है धीरे धीरे, जो एसआईपी के नंबर्स में हमको दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जिस हिसाब से आरबीआई का एक हाउस होल्ड सेविंग्स का डेटा आता है उसमें हम देख रहे हैं इक्विटी की एलोकेशन भी बढ़ते जा रही है। आज करीबन 9 से 10% एक भारतीय अपना सेविंग्स
इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कुछ साल पहले 7%, 8% होता था। तो एसआईपी एक तरीका है जिसके थ्रू वो हर महीने अपनी इक्विटी की निवेश कर रहे हैं। बिल्कुल। और अंत में एक क्विक रिएक्शन अनिल जी आपकी तरफ से, अभी किसी को एसआईपी की शुरुआत करनी हो तो किन बातों का रखे ख्याल? मैंने जैसे पहले कहा कि जो भी अमाउंट आपने तय किया है 10,000, 20,000, 50,000, उसको 5 सिपों में डिवाइड करिए, एक सिप में मत करिए, डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और 5 सिपें जो हैं वो 2 लार्ज कैप चुनिए, एक मिड कैप, चौथी फ्लेक्सी कैप, 5वीं स्मॉल कैप। और इसमें स्वाति देखिए, मैं 15-20 साल से जी बिजनेस से जुड़ा हूं, और आपको याद होगा कि हम बात करते थे भी 1 करोड़ सिपें हो गई, फिर उसके बाद 2 करोड़ सिपें होगी। देखिए, आपको भी अपना ड्रम खुद बजाने चाहिए कि हम सब ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में। और अभी बहुत खुशी होती है कि ये सिप का नंबर 6 करोड़ तक पहुंच गया है। आप हिसाब लगाइए कि 14,000 करोड़ की सिप होती है, 6 करोड़ लोग भारतीय जो है इसमें हर महीने पैसा डाल रहे हैं, तकरीबन 2-2,500 रुपए की एवरेज है। ऐसे ही ये चलता रहेगा तो ये हमारी मार्केट्स के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा एक डायरेक्शन है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अपनाएंगे और डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ। ऐसा नहीं कि 6 महीने 1 साल करके थोड़ी सी मार्केट में करेक्शन आई तो सिप बंद कर देते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं। उसके लिए फाइनेंशियल प्लानर्स को चाहिए कि वो बिहेवियर को कंट्रोल करें, अपने जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके व्यवहार को समझें और उनको बताएं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कम से कम हम बोलते हैं कि 7 साल तो आप जरूर रुकें, और लॉन्ग टर्म गोल जो है बच्चों की शादी, पढ़ाई, रिटायरमेंट वगैरह, उसके ध्यान में रख के आप सिप के जरिए पैसा जोड़ें, वेल्थ क्रिएट करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। बिल्कुल। तो ये हमने चर्चा की आज खास अनिल चोपड़ा जी से और श्वेता रजानी से। बहुत धन्यवाद हम करते हैं आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।